गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, मैं आशुतोष रंजन टेक्निकल क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। 6th सेमेस्टर मैकेनिकल ब्रांच के लिए हम लोग प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी पेपर पढ़ रहे हैं और उसमें हम लोग प्रोडक्टिविटी की बात कर रहे थे। प्रोडक्टिविटी आउटपुट अपॉन में इनपुट, जिसका डिफिनेशन हम लोग जाने थे कि कम से कम रिसोर्स को यूज करके ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना आपके प्रोडक्टिविटी को क्या करता है, बढ़ाता है। तो उसमें हम लोग डिफरेंट टाइप्स के चीज़ों को समझे थे कि प्रोडक्टिविटी क्या होता है, प्रोडक्टिविटी के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है, क्या उसका फीचर है, क्या आपका फैक्टर है जो कि आपका प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकता है या प्रोडक्टिविटी को घटा सकता है, इफेक्ट करने वाला कौन कौन सा फैक्टर है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टेक्निक ऑफ इम्प्रूविंग प्रोडक्टिविटी। कौन कौन सा ऐसा टेक्निक है जिसको कि यूज करके हम लोग प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। देखिए, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए प्रोडक्टिविटी जो है वो डिपेंड बहुत सारे फैक्टर पे करता है, बहुत सारे फीचर पे करता है आपके प्रोडक्टिविटी डिपेंड। उसमें हम लोग को टेक्निक अपनाना है जिसमें कुछ कॉमन टेक्निक है जिसके सहारे हम लोग प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। देखिए, आपको सबसे पहले 3 चीज़ समझना है कि आपको प्रोडक्टिविटी बढ़ाना है तो आउटपुट अपॉन में इनपुट होता है, यानी कि हम लोग 3 तरह से कैसे कैसे बढ़ा सकते हैं। आउटपुट अपॉन में इनपुट, ऐसे रफ में हम बता रहे हैं, आउटपुट अपॉन में इनपुट, ये आपका प्रोडक्टिविटी है। तो आउटपुट को हम लोग कुछ नहीं करें, सिर्फ इनपुट को क्या करें, आपको घटा देंगे तो प्रोडक्टिविटी हमारा क्या होगा, बढ़ जाएगा। दूसरा हम लोग एक कर सकते हैं कि बिना इनपुट से छेड़छाड़ किए हुए आउटपुट को बहुत ज़्यादा बढ़ा दें, आउटपुट हमारा बढ़ जाएगा तो प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगा। और तीसरा हम लोग एक कर सकते हैं कि आउटपुट तो हम लोग बढ़ा रहे हैं लेकिन उसके कंपेयर में इनपुट जो है बहुत कम बढ़ा रहे हैं तो भी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा। ये बेसिक 3 चीज़ें हैं जो आप इससे रिलेट कर सकते हैं सिर्फ आपके प्रोडक्टिविटी के फॉर्मूला से। लेकिन ऐसे हम लोग यदि टेक्निक की बात करें कि कौन कौन सा टेक्निक अपना करके हम लोग प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं, तो उसमें जो पहला आता है वो आपका वर्क स्टडी आता है। वर्क स्टडी कहने का मतलब कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है तो उसके लिए क्या सिस्टमेटिक प्लान है आपके पास, कौन कौन से ऑर्डर में आप कौन कौन से ऑपरेशन करने वाले हैं, उसका स्टडी करना, उसका इन्वेस्टिगेट करना, उसका एग्जामिनी करना करते हैं आप समय समय पे, तो आपके कंपनी का, आपके ऑर्गेनाइजेशन का प्रोडक्टिविटी जो है वो बढ़ जाएगा। दूसरा जो होता है वो प्लांट का लेआउट। प्लांट के लेआउट पे हमने पहले भी चर्चा किया था कि सीक्वेंस आपका कौन सा शॉप फ्लोर किस जगह पे होना चाहिए। जैसे हमने बताया था कि प्रोडक्शन का शॉप कहाँ पे होना चाहिए, मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट कहाँ पे होना चाहिए, डिजाइन वाला कहाँ पे होना चाहिए, और आपका यदि स्टोर करते हैं कंपनी में तो स्टोर रूम कहाँ होना चाहिए रॉ मटेरियल का, उसके बाद डिस्पैच का कहाँ पे है। तो ये सारा जो आपका, ऐसा नहीं कि जिधर आपका जैसे सीक्वेंस में नहीं रहेगा तो सीक्वेंस में नहीं होने के कारण आपका टाइम ज़्यादा लगेगा, टाइम लगेगा, लेबर लगेगा, तो वहाँ पे आपका प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। लेकिन प्लांट के लेआउट का आप पार्टिकुलर सर्वे करते हैं कहाँ पे कौन सा चीज़ होना चाहिए और उसी जगह पे उसको बनाते हैं, तो ये जो चीज़ होता है आपके प्रोडक्टिविटी को बढ़ा देता है। तीसरा जो होता है ऑटोमेशन। ऑटोमेशन मतलब आप जो कंपनी में है उसमें तरह तरह के मशीन को ले आते हैं, तरह तरह के मशीन को ले आते हैं जिसमें कि आपका जो लेबर है, आपके जो आदमी काम कर रहा है उसको कम से कम लोगों को लगा करके, चूँकि मशीन जो है वो अपने एक बार आप उसको फीड दे दिए तो अपना काम करते जा रहा है, तो आपका बहुत सारा प्रोडक्टिविटी को जो है वो बढ़ा देता है। तो ये मुख्य रूप से 3 टेक्निक है जिसके सहारे हम लोग प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। उसको हम लोग देख लेते हैं लैंग्वेज में कि किस तरह से लिखना है हम लोग को। देखिए आगे, देखिए आपका लिखा हुआ है कि एज वी नो दैट देयर आर मेनी फैक्टर which are responsible for productivity, so these are following technique for improving productivity। मतलब बोल रहा है कि हम लोग जानते हैं कि बहुत सारा फैक्टर जो है वो आपके प्रोडक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। बहुत सारा फैक्टर मतलब आपका मैन हो गया, मशीन हो गया, मटेरियल हो गया, लेबर हो गया, ये सब जो चीज़ें हैं हमने देखा था प्रोडक्टिविटी को जब डिफ्रेंशिएट किया था कि कितने तरह का प्रोडक्टिविटी होता है, तो उसमें हर तरह के प्रोडक्टिविटी पे बात किया गया था कि लेबर प्रोडक्टिविटी क्या
क्या होता है, मैन प्रोडक्टिविटी क्या होता है, लैंड पे भी हम लोग लैंड प्रोडक्टिविटी निकाल सकते हैं। तो जो डिफरेंट टाइप्स के प्रोडक्टिविटी आप यदि रिलेट कर पा रहे होंगे तो ज़्यादा बेटर समझेंगे। तो ये सारा जो भी आप टर्म देखें तो सब टर्म जो है वो रिस्पॉन्सिबल है आपके ओवरऑल प्रोडक्टिविटी के लिए। मतलब टोटल प्रोडक्टिविटी के यदि हम लोग बात करें तो यदि आप सपोज कीजिए कोई कंपनी जो है वो कम आदमी यूज करके, कम मशीन यूज करके, कम मटेरियल यूज करके और कम आपका लैंड यूज करके, मतलब ज़मीन भी कम यूज कर रहा है और वो भी आपका 100 कोई प्रोडक्ट बना रहा है और उससे बहुत ज़्यादा आदमी, बहुत ज़्यादा मैन, बहुत ज़्यादा मशीन, बहुत ज़्यादा मटेरियल और बहुत ज़्यादा बड़ा एरिया का लैंड यूज करके वो भी 100 प्रोडक्ट बना रहा है। तो प्रोडक्टिविटी जो है जो कम यूज करके आपका बना दे रहा है उसका प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है। तो ये जो है आपका सारा जो चीज़ हम लोग इनपुट जो दे रहे हैं वो इनपुट जो भी आप इनपुट फैक्टर देते हैं वो सब का सब इनपुट फैक्टर जो है वो आपके प्रोडक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। प्रोडक्टिविटी को वही चीज़ इंप्रूव कर सकता है और उसमें तो हम लोग जानते हैं कि कम से कम रिसोर्सेज को यूज करके हम लोग प्रोडक्टिविटी को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो इसमें हमारा जो पहला मेथड आता है जिसमें बोल रहा है कि जिसमें कि सो दीज आर फ्लोइंग टेक्निक फॉर इंप्रूविंग प्रोडक्टिविटी, जिसमें कुछ टेक्निक है जिसके सहारे हम लोग प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। वर्क स्टडी है, वर्क स्टडी में ए सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन ऑफ और या इन्वेस्टिगेशन ऑफ मेथड विच आर टू बी प्रोसेस्ड इन एनी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए पार्टिकुलर वर्क टू बी डन to improve the utilization of resources like man, machine, material etc. work study is required। देखिए बोल रहा है कि कोई भी सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन या इन्वेस्टिगेशन होता है जिसके सहारे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कोई पार्टिकुलर प्रोड्यूस जो है प्रोडक्ट जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसके लिए हम लोग जो भी प्रोसेस अपना रहे हैं उस प्रोसेस को एक सिस्टमैटिक ढंग से, मतलब समय समय पे हम उसको क्या करते रहें, एग्जामिनी करते रहें, उसको इन्वेस्टिगेट करते रहें। ये मैनेजमेंट के लोगों का काम है कि आप जो काम करवा रहे हैं उसमें आपका प्रोसेस जो आपने अलाउ किया है कि ये प्रोसेस होना चाहिए सिस्टमैटिक वे में, वो सिस्टमैटिक वे में चल रहा है कि नहीं चल रहा है। यदि आप उसको सिस्टमैटिक ढंग से उसको आप सिस्टमैटिक टाइम टू टाइम आप उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं, आप उसका एग्जामिनेशन करते हैं, तो आपका जो है प्रोडक्टिविटी जो है कंपनी का बढ़ जाएगा, प्रोडक्टिविटी जो है वो इम्प्रूव हो जाएगा। और इसमें हम लोग कोई भी पार्टिकुलर टू इम्प्रूव द यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, हम लोग उसमें ज्ञात कर सकते हैं वर्क स्टडी में कि हम लोग रिसोर्सेज को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज करें। ज़्यादा से ज़्यादा मतलब ऐसा नहीं कि कोई आदमी आपके यहाँ यदि आदमी लेबर काम कर रहा है या मैन काम कर रहा है तो वो मैन ऐसा नहीं हो कि 100 लोगों को हम रखें उसमें 20 लोग जो है वो हमेशा बैठा हुआ ही रहता है, कोई काम नहीं करता है। तो उसको हम लोग रिसोर्स को यदि हम लोग सिस्टमैटिक ढंग से इन्वेस्टिगेट करेंगे कंपनी को समय समय पे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को, तो वहाँ पे आपको पता चलेगा कि कौन लोग सिर्फ बैठे हुए हैं और उसको हमको कहाँ पे काम में लगाना चाहिए, कहाँ पे उसका यूटिलाइज करना चाहिए। तो किसी भी तरह का रिसोर्सेज मतलब आप समझ रहे हैं मैन के रूप में, मशीन के रूप में, मटेरियल के रूप में, सारा चीज़ें जो है उसको हम लोग कैसे ज़्यादा से ज़्यादा यूज करें, यूटिलाइज करें, उसका भी हम लोग को पता चलेगा। लिखा हुआ है कि रिसोर्स लाइक मैन, मशीन, मटेरियल, वर्क स्टडी इज रिक्वायर्ड। वर्क स्टडी जो है वो आपको जरूरी है इम्प्रूवमेंट के लिए। वर्क स्टडी यदि हम लोग डिफिनेशन के काम बात करें कि वर्क स्टडी क्या होता है, ऐसे तो आप समझ गए कि वर्क स्टडी क्या है। तो एक आपका सिस्टमैटिक वे में, सिस्टमैटिक टाइम टू टाइम उसको क्या करना, इन्वेस्टिगेट और एग्जामिनी करना कि आपका जो भी आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का जो प्रोसेस है वो प्रोसेस सही से हो रहा है कि नहीं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वर्क स्टडी बोलेंगे। लिखा हुआ है कि वर्क स्टडी इज ए साइंटिफिक मैनेजमेंट टेक्निक विच डिस्कवर द बेस्ट वे ऑफ डूइंग ए जॉब। मतलब वर्क स्टडी जो है वो आपका एक साइंटिफिक मैनेजमेंट का एक रूल है जिसके सहारे हम लोग ये निकालते हैं कि कोई भी काम आप यदि करवा रहे हैं तो उसके लिए बेस्ट वे कौन सा रहेगा। कोई भी जॉब को परफॉर्म करवाना है, कोई भी काम को करवाना है तो कौन सा ऐसा बढ़िया रास्ता है, कौन सा ऐसा बढ़िया वे है जिसके सहारे उस काम को ढंग से किया जा सकता है। वो आपका मैनेजमेंट में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, डिस्कवर किया हुआ है कि किस तरह से कौन सा काम को करवाना है और कैसे वो काम होगा। और यदि आप उसमें इम्प्रूवमेंट चाहते हैं कि हम इससे भी ज़्यादा और इम्प्रूवमेंट, तो आप अपना स्किल यूज कीजिए और उसमें आप सपोज कीजिए जैसे आपको एक बहुत अच्छा हम एग्जाम्पल आपको देते हैं प्रोडक्टिविटी का। एक देखिए, एक बहुत बड़ा एक कहानी टाइप से हम बात आपको बता रहे हैं। एक आपका बहुत बड़ा कंपनी था जो सॉप बनाता था, साबुन,
अब उसमें होता क्या था कि कभी कभी कोई शॉप जो है वो बिना खाली चला जाता था, मतलब उसमें साबुन नहीं रहा, सिर्फ डब्बा पैक होकर के चल जाता था। तो वो जो है कोई उसका कस्टमर जो था, जो यूज करने वाला था, वो इसके लिए कंप्लेन किया कि आपके कंपनी से हमने जो सॉप खरीदा था उसमें क्या हुआ कि एक सॉप जो आया है वो बिना साबुन का है, केवल डब्बा है उसका। तो वो जो है सोचा कि इस तरह का कंप्लेन और भविष्य में ना आए, वो अपने लोगों को बुलाया, जो भी आपके मैनेजमेंट के लोग थे या इंजीनियरिंग लेवल के जो भी लोग थे, उन सब लोगों को बुलाया गया और बोला गया कि इस तरह का दिक्कत आ रहा है, उसको फाइंड आउट कीजिए और उसको दूर कीजिए, सॉर्ट आउट कीजिए उस प्रॉब्लम को। तो वहाँ का इंजीनियर जो है वो 2 महीना का समय लगा करके एक एक्सरे मशीन लगाया, जो कि आपके साबुन के हर पैकेट को एक्सरे करवाता था, मतलब उसका एक्सरे से पार होता था एक्सरे मशीन से, और उसको एक्सरे करके एक आदमी को लगाया गया जो पार्टिकुलर उसको देख रहा है या स्क्रीन को कि कौन सा डब्बा खाली तो नहीं जा रहा है, कौन सा डब्बा खाली तो नहीं जा रहा है, ये देखते जा रहा है। और तब जा कर के उसमें तो उसमें आपका एक तो कि एक आप एक्सरे मशीन लाएं तो उसके लिए कॉस्टिंग लग गया, यानी कि मशीन बढ़ गया। दूसरा, एक आदमी को आप एम्प्लॉय हायर करना पड़ा जो उसके लिए था, तो वो दूसरा आपके प्रोडक्टिविटी को कम किया, ये सब चीज़ें था। ये सेम प्रॉब्लम एक छोटा कंपनी में भी आ रहा था, कि छोटा कंपनी में भी आ रहा था जिसमें कि आपको इसी टाइप का सेम प्रॉब्लम था, जिसमें कि उसका भी खाली नहीं जाए, इसके लिए उन्होंने सॉल्यूशन ढूंढा। उन्होंने क्या किया, सॉल्यूशन ढूंढने के लिए सिर्फ एक जो कन्वेयर था, जिस बेल्ट से सॉप आता था, उस सॉप के सामने एक आपका फैन लगा दिया और उस फैन को इतना तेजी से उसको रोटेट किया गया कि जो खाली डब्बा रहे वो उड़ जाए और आपका जो भरा हुआ साबुन के साथ वाला डब्बा रहे वो आगे बढ़ता जाए। तो उसमें कुछ नहीं, आपका ना मशीन में उसका पैसा लगा, ना आदमी एक्स्ट्रा लगाना पड़ा, सिर्फ आपको एक फैन लगा दिया गया। तो ये एक टेक्निक है कि आप कैसे किसी भी चीज़ को, प्रोडक्टिविटी को कैसे आप बढ़ा सकते हैं। तो ये आप समझ रहे होंगे कि किस तरह से हम लोग प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। वो आपके स्किल पे भी डिपेंड करता है कि कैसे हम कोई भी प्रोडक्ट के प्रोडक्टिविटी को कैसे हम लोग बढ़ा सकें। ये हो गया, आप वर्क स्टडी समझ गए। दूसरा नंबर पे जो हम लोग जानेंगे, प्लांट का लेआउट। देखिए आगे प्लांट का लेआउट, देखिए प्लांट लेआउट है दूसरा नंबर पे। प्लांट लेआउट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर इन मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन ऑफ एनी प्रोडक्ट। देखिए कह रहा है कि प्लांट का लेआउट जो है वो किसी भी मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन कंपनी में प्रोडक्ट के लिए, कोई भी प्रोडक्ट के लिए आपका जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इंपॉर्टेंट पैरामीटर है प्लांट का लेआउट। होता क्या है, द सीक्वेंसली अरेंजमेंट ऑफ वेरियस जॉब्स ऑफ इन ए पार्टिकुलर मैनर इज कॉल्ड प्लांट लेआउट। मतलब आपको एक सिस्टमैटिक सीक्वेंसली अरेंजमेंट करना है जॉब शॉप का। मतलब हमने बताया था कि यदि आप कोई भी फ्लोर, आप कोई भी कंपनी खोलते हैं, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन खोलते हैं, तो उसका कहाँ पे आपका एंट्री का गेट होना चाहिए, कहाँ पे शॉप फ्लोर होना चाहिए, कहाँ पे आपका क्वालिटी चेक होगा, कहाँ से मटेरियल डिस्पैच होगा, स्टोर रूम कहाँ पे है। मतलब डिफरेंट जो आपका, जो भी आपका शॉप फ्लोर है, जॉब शॉप जो है, वो किस सीक्वेंस में आपने सजाया है। ये सीक्वेंस बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपके प्रोडक्टिविटी के लिए। आप सीक्वेंस यदि सही नहीं रखे हुए हैं, आपको जो रॉ मटेरियल है वो 2 किलोमीटर दूर आपको रखना पड़ रहा है, तो वहाँ से ढोने के लिए आपको लेबर लगाना पड़ेगा। अब या अचानक से ख़त्म हो गया तो मशीन को बंद करके वहाँ आदमी लाने के लिए जाएगा रॉ मटेरियल, तो उसमें टाइम टेकिंग लगेगा। टाइम के कारण भी प्रोडक्टिविटी घटता बढ़ता है। आदमी आपका एक्स्ट्रा लग रहा है, उसके कारण प्रोडक्टिविटी घटता है। तो ये जो सीक्वेंस होना चाहिए, जिस ऑर्डर में होना चाहिए, यदि आपका उस ऑर्डर में आपका सीक्वेंसली बना हुआ है प्लांट का लेआउट, तब आपके प्रोडक्टिविटी जो है वो बढ़िया होगा, बेटर प्रोडक्टिविटी होगा। वही लिखा हुआ है कि प्लांट लेआउट मतलब क्या हो गया, सीक्वेंसली अरेंजमेंट ऑफ वेरियस जॉब शॉप इन ए पार्टिकुलर मैनर। कोई भी पार्टिकुलर मैनर हो सकता है, इज कॉल्ड प्लांट लेआउट, उसको प्लांट लेआउट बोलते हैं। बेटर विल बी द प्लांट लेआउट, मोर विल बी द प्रोडक्टिविटी। जितना अच्छा आपका प्लांट का लेआउट होगा, उतना ही ज़्यादा आपका प्रोडक्टिविटी कंपनी का होगा। आप समझ रहे होंगे, जितना बढ़िया, जितना आपका बेसिक चीज़, मतलब जो भी शॉप फ्लोर कहाँ होना चाहिए, वहाँ से किस मशीनिंग के लिए पहले जॉब जाना चाहिए। अब हो सकता है कि आपके पास यदि 3 मशीन है, पहले उस पर मान लिया जाए हम लोग
लेथ मशीन पे काम करते हैं, उसके बाद उस पर ग्राइंडिंग मशीन पे काम करते हैं, उसके बाद हम लोग कोई और प्रोसेसिंग करते हैं, ड्रिलिंग मशीन करते हैं। अब जहाँ से मटेरियल उठा रहे हैं और सबसे पहला ऑपरेशन हमको लेथ मशीन पे करना है, लेकिन पहला ऑपरेशन के लिए हमारे वहाँ पे ड्रिलिंग मशीन है जहाँ पे मटेरियल स्टोर किया गया है, उसके बाद दूर जा कर के आपका लेथ मशीन है, उसके बाद बीच में आपका ग्राइंडिंग मशीन है। तो पहले क्या करेगा, पहले आप लेथ मशीन पे ले जाइए मटेरियल, उसके बाद फिर इस कॉर्नर में लाइए आपको ड्रिल मशीन पे, उसके बाद फिर बीच में लाइए आप ग्राइंडिंग मशीन पे। तो 3 अलग अलग मतलब सीक्वेंस में नहीं सजाने के कारण आपको ज़्यादा काम करना पड़ेगा और इधर से उधर प्रोडक्ट को आप ज़्यादा करते रहिएगा तो आपका कम प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा। कम प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा लेकिन इनपुट तो आपका सब चीज़ लग रहा है और आपका प्रोडक्ट जो है वो कम निकल रहा है, यानी कि आउटपुट कम हो गया और इनपुट जो है वो आपका सेम ही लग रहा है। तो आपके प्रोडक्टिविटी को क्या करेगा, घटा देगा, घटाएगा ही, आप समझ रहे हैं। तो इसलिए यदि आपको प्रोडक्टिविटी बढ़ाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक सीक्वेंस ऑर्डर में आपके शॉप फ्लोर को सजाना पड़ेगा कि कौन सा मशीन कहाँ पे रहना चाहिए। अंदर में मशीन शॉप फ्लोर की बात कर रहे हैं, पूरा प्लांट का लोकेट जो होना है, प्लांट का लेआउट जो होना चाहिए वो एक सीक्वेंस में सजा हुआ होना चाहिए कि कहाँ पे क्या होना चाहिए, कौन सा डिपार्टमेंट कहाँ पे होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि आप जहाँ पे उसका प्रोडक्ट चेक हो रहा है क्वालिटी, उसके बाद दूसरे कॉर्नर में आपका जा कर के उसको हम लोग डिस्पैच रूम बना रहे हैं या स्टोर रूम बना रहे हैं, स्टोर रूम दूसरे रूम में बना रहे हैं और उसके बाद डिस्पैच के लिए फिर हम लोग दूसरे कॉर्नर में ले जा रहे हैं। तो यहाँ से वहाँ तक आप शिफ्ट यदि कर रहे हैं तो उसके लिए आपको लेबर एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा और एक्स्ट्रा लेबर यदि लगा रहे हैं तो प्रोडक्टिविटी घटेगा। तो ये आपका टेक्निक क्या होना चाहिए कि प्रोडक्टिविटी यदि बढ़ाना है तो बढ़िया से बढ़िया आपको लेआउट तैयार करना है, प्लांट का लेआउट। ये हो गया। अब तीसरा जो फैक्टर है, तीसरा जो आपका मेथड है वो आपका है क्या, ऑटोमेशन। देखिए ऑटोमेशन, तीसरा जो है वो आपका है ऑटोमेशन। ऑटोमेशन मतलब आपका जो भी ऑर्गेनाइजेशन या जो भी कंपनी है उसमें आदमी को कम से कम यूज करना है, ज़्यादा मशीन को यूज करना है, उसको हम लोग बोलते हैं कि ऑटोमेशन। ऑटोमेटिक जैसे हम लोग जानते हैं ऑटोमेटिक टर्म, उसी तरह से ऑटोमेशन बना है, मतलब ज़्यादातर जो काम होगा वो सब मशीन करेगा। आप जानते हैं अब कंपनी में जो बड़ा कंपनी है सब में मटेरियल को एक जगह से दूसरे जगह ढोने के लिए कन्वेयर लगा दिया जाता है, कन्वेयर बेल्ट से चला जाएगा। दूसरा चीज़ आपको जो पैकेट बंद करना है तो उसके लिए भी मशीन लगा हुआ है, वो भी काम करता है, सब रोबोट लगा हुआ है। आप जान रहे हैं ऑटोमेशन की तरफ, मतलब पूरा दुनिया जो है वो शिफ्ट होना चाह रहा है ऑटोमेशन की तरफ। आप जानते हैं पहले के ज़माने में हम एग्जाम्पल भी दिए थे कि एक रोड बनता था तो वहाँ पे 200-400 लोग काम में लगते थे और तब जा करके एक रोड जो है 2 महीना में कंप्लीट होता था। आजकल कुछ क्या है, मशीन इतना लगा दिया गया है कि मशीन को सब यूज करके और 10 दिन 15 दिन में सब बना दिया जाता है। एक सिंपल सा बेसिक एग्जाम्पल हमने बताया आपको। ऑटोमेशन जो है, ऑटोमेशन इज ए टेक्निक थ्रू विच ए जॉब इज प्रोड्यूस कंटिन्यूअसली विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन। मतलब आपको बिना आदमी यूज किए हुए, कम से कम आदमी यूज किए हुए, ऑटोमेशन एक टेक्निक है जिसमें कम से कम लोगों को यूज करके आप ज़्यादा प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहे हैं। उस टेक्निक को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑटोमेशन बोलते हैं। और एक कैसे होगा, मशीन के द्वारा होगा। अब इट इंक्रीजेज द स्पीड एंड एक्यूरेसी ऑफ प्रोडक्शन। आप जानते हैं कि जहाँ भी ऑटोमेशन होता है वो आपके स्पीड को और एक्यूरेसी को, दोनों चीज को इंक्रीज कर देता है। और स्पीड और एक्यूरेसी यदि आपका इंक्रीज होगा कोई भी प्रोडक्ट का तो आपके प्रोडक्टिविटी को वो चीज क्या करेगा, इंप्रूव कर देगा, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर देगा। विच विल इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी, जो आपके क्या करता है, प्रोडक्टिविटी को बढ़ा देता है। आप जानते हैं बेसिक जो हमने सिंपल एग्जांपल दिया रोड का, रोड यदि बनता है तो उसमें आजकल देखते हैं आदमी कम यूज कर दिया जाता है, ज़्यादा मशीन यूज कर दिया जाता है। मशीन यूज करने के कारण रोड आपका बढ़िया भी बन जाता है, स्पीड से भी बन जाता है और एक्यूरेसी के साथ बनता है। तो ये जो चीज़ है ये आपके प्रोडक्टिविटी को तो बढ़ा रहा है, लेकिन इन जनरल यदि बात किया जाए तो आपके जो एम्प्लॉयमेंट है उसको घटा दे रहा है। तो ये भी एक टेक्निक है जिसके सहारे हम लोग अभी प्रोडक्टिविटी पे सिर्फ चर्चा करेंगे, वो दूसरा व्यू हो जाएगा, देखने का नज़रिया जो है वो आपको बदलना पड़ेगा कि इसके कारण, ऑटोमेशन के कारण एम्प्लॉयमेंट पे क्या फ़र्क पड़ा है। तो वो अलग व्यू है। हम लोग जो अभी व्यू सेट कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं। प्रोडक्टिविटी को कैसे बढ़ाया जाए,
कोई भी आप ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, कंपनी चला रहे हैं, तो आप ये तो नहीं सोचिएगा ना कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉय बनाएं। हम तो ये सोचेंगे ना कि हमारा प्रोडक्ट कम से कम खर्चा में कैसे ज़्यादा बन जाए। जैसे हम हर महीना यदि 25-25 हज़ार रुपया 100 लोगों को सैलरी दे रहे हैं और हमारा यदि वो प्रोसेस हर मंथ चलते चल रहा है और उसके जगह पे हम वो 100 लोगों को हटा करके यदि हम एक ऐसा मशीन लाते हैं जो 100 लोगों के बदले काम कर देगा, भले उस मशीन में 1 करोड़ रुपया अभी लग रहा है लेकिन वो जिंदगी भर के लिए हमारा हो जाएगा, तो वहाँ से आपका प्रोडक्टिविटी जो है वो बढ़ रहा है। आप समझ रहे होंगे बात को कि क्या कहना चाह रहे हैं हम, लेकिन उसको ये नहीं व्यू है कि हमारा प्रोडक्ट, ये जो एम्प्लॉयमेंट है वो खत्म हो रहा है, वो अलग पॉइंट ऑफ व्यू हो जाता है। आपके सोचने का नज़रिया जो है वो बदलना पड़ेगा। तो आप जब कंपनी चला रहे हैं, आप जब ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, तो वहाँ पे सिर्फ आपको ध्यान किस बात पर देना है कि हमको प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाना है, कम से कम रिसोर्सेज को यूज करके हम ज़्यादा प्रोडक्ट को कैसे प्रोड्यूस करें, ये आप समझ गए होंगे। ये आपका 3 बेसिक टेक्निक है जिसके सहारे आप अपना प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। अब हम लोग एक इसका छोटा सा न्यूमेरिकल देखने वाले हैं और उस न्यूमेरिकल से तय करेंगे कि प्रोडक्टिविटी जो है वो कैसे आपका बढ़ रहा है। यदि प्रोडक्शन आप बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं तो भी प्रोडक्टिविटी पे क्या फ़र्क पड़ता है उसको हम लोग समझने वाले हैं कि यदि प्रोडक्शन हम बहुत ज़्यादा बढ़ा दें प्रोडक्टिविटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा, उस न्यूमेरिकल से हम लोग समझेंगे। एक छोटा सा न्यूमेरिकल हम आपको ले रहे हैं, देखिए यहाँ पे छोटा सा एक न्यूमेरिकल। देखिए प्रोडक्टिविटी पे बेस्ड एक सवाल है कि एक कंपनी प्रोड्यूस 160 kg ऑफ प्लास्टिक मोल्डेड पार्ट्स, कोई प्लास्टिक मोल्डेड पार्ट्स है जो कंपनी जो है 160 kg का प्रोडक्ट जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है ऑफ एक्सेप्टेबल क्वालिटी का बाय कंज्यूमिंग 200 kg ऑफ रॉ मटेरियल, जो 200 kg रॉ मटेरियल यूज करके 160 kg का आपका मटेरियल जो है प्रोड्यूस कर रहा है फॉर ए पार्टिकुलर पीरियड मतलब वो पीरियड कुछ भी हो सकता है, 1 महीना हो सकता है, 1 साल हो सकता है या 1 घंटा हो सकता है। उससे हम लोग को नहीं, एक फिक्स पीरियड में हम लोग प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं। तो ये फॉर ए पार्टिकुलर पीरियड, कोई पार्टिकुलर पीरियड का दिया है। फॉर द नेक्स्ट पीरियड द आउटपुट इज डबल, आउटपुट जो है वो आपका क्या कर दिया जाता है, डबल कर दिया जाता है बाय कंज्यूमिंग 420 kg ऑफ ए रॉ मटेरियल। मतलब आपका जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा था उस प्रोडक्ट का डबल प्रोड्यूस होने लगता है अगले बार, जबकि आपका जो रॉ मटेरियल यूज हो रहा था वो 420 kg अगला बार यूज होने लगता है। पहले 200 kg कर रहे थे हम लोग, अब 420 kg यूज करने लगे। फॉर द थर्ड पीरियड, तीसरा पीरियड में क्या करता है, द आउटपुट इज इंक्रीज टू 400 kg। आउटपुट जो है यानी कि प्रोडक्ट जो प्रोड्यूस हो रहा है 400 kg हो रहा है और कंज्यूमिंग 400 kg ऑफ रॉ मटेरियल भी आपका जो यूज कर रहा है वो कितना कर रहा है, 400 kg ही यूज कर रहा है। मतलब 3 पीरियड में आपका काम कंपनी कर रहा है। पहला पीरियड जो काम कर रहा है उसमें 160 kg आउटपुट दे रहा है, 200 kg का आप रॉ मटेरियल यूज कर रहा है। दूसरा जो कर रहा है उसमें आपका डबल प्रोड्यूस कर रहा है प्रोडक्ट, यानी कि पहला 160 कर रहा था तो डबल कितना हो जाएगा, 320। 160 और 160 320, 16 दूनी 32 होता है ना, 0 आ जाएगा तो 320। अब 320 के लिए वो कितना रॉ मटेरियल यूज कर रहा है, 420। तो अब आपको करना क्या है कि आपका जो तीसरा बार भी जो काम कर रहा है वो 400 kg प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है और 400 kg जो है वो आपका रॉ मटेरियल यूज कर रहा है। तो इसको सोल्व कैसे करेंगे, हम लोग लिखेंगे कि फर्स्ट ईयर या फर्स्ट पीरियड प्रोडक्शन इज इक्वल टू 160 kg इनपुट इज इक्वल टू 200 kg। आपको निकालना है प्रोडक्टिविटी आउटपुट अपॉन में इनपुट होता है, आप फॉर्मूला जानते हैं। आउटपुट कितना हो गया, 160 kg, इनपुट जो है वो आपका 200 kg, kg से kg तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आपका कट जाएगा, ये से कट गया 0 से 0, ये आपका कितना बच जाएगा 4/5, यानी कि 4/5 को हम लोग गुना कर देंगे 100 से तो ये हो जाएगा 20, यानी कि 80% आपका इसका प्रोडक्टिविटी रहा। 100 से मल्टीप्लाई करके आप उसको प्रोडक्टिविटी को परसेंटेज में चेंज कर सकते हैं या आप इसको छोड़ दीजिएगा तो 0.8 आएगा।
तो उसको भी रहने दे सकते हैं, उससे गलत नहीं होगा। अब दूसरा ईयर का हम लोग देखते हैं कि सेकेंड पीरियड प्रोडक्शन इज इक्वल टू डबल हुआ है तो 320 kg हो गया, जबकि इनपुट जो हम लोग दे रहे हैं इनपुट वो कितना आ गया आपका 420 kg। 420 kg प्रोडक्टिविटी कितना निकल जाएगा 320 अपॉन में 420, ये आपका कट जाएगा, आपका आ जाएगा कितना 16 और 21, 16/21 गुने 100 कीजिएगा, इसको आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट कीजिएगा तो वैल्यू जो आएगा वो आपका 76-77% के आसपास में आता है, वो आप देख लीजिएगा, इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। उसके बाद तीसरा यदि हम लोग बात करें थर्ड पीरियड तो इसमें आपका जो प्रोडक्शन होगा इज इक्वल टू कितना है 400 kg। इनपुट जो लग रहा है रॉ मटेरियल का वो आपका कितना लग रहा है 400 kg, तो इसका जो प्रोडक्टिविटी आएगा वो आपका 400/400 गुने 100 यदि इसको कर देंगे तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि 100% आपका प्रोडक्टिविटी हो जाएगा। जितना आपका प्रोडक्ट लग रहा है इनपुट लग रहा है उतना ही आउटपुट निकल जा रहा है, तो 100% प्रोडक्टिविटी होगा। ये आपका सिंपल सा न्यूमेरिकल था जिसको आप सोल्व कर सकते हैं। यहाँ से बहुत सारा कंक्लूजन हम लोग को निकल करके आता है। कंक्लूजन ये निकल करके आता है, देखिए आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, नोट में लिख भी सकते हैं। पहला साल 160 kg का प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा था, 200 kg का इनपुट यूज कर रहा था, प्रोडक्टिविटी अपना 80% था। अब यहाँ पे प्रोडक्शन को इंक्रीज कर दिया, 100% से इंक्रीज किया है, चूंकि 160 बना रहा था उसका डबल बनाने लगा, यानी कि यदि ये 100% है तो ये 200% हुआ, यानी कि कितना इंक्रीज किया है तो 100% इंक्रीज किया है। 100% इंक्रीज करने के बाद भी इसका जो प्रोडक्टिविटी निकल करके आएगा वो 76% के आसपास में ही आएगा, यानी कि प्रोडक्टिविटी इसका घट गया। तीसरा में हम लोग को क्या कर रहा है, प्रोडक्ट जो है वो आपका प्रोडक्शन तो बढ़ रहा है, प्रोडक्शन बढ़ने के साथ साथ रॉ मटेरियल जो है वो आपका ज़्यादा नहीं बढ़ा है एज कम्पेयर टू, तो यहाँ पे आपका प्रोडक्टिविटी जो है 100% हो जाता है। सेकेंड वाला में हम लोग को ये पता चल रहा है सेकेंड पीरियड में कि यदि हमारा प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उस कंपनी का प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगा। तो आपसे यदि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बोलता है कि प्रोडक्शन बढ़ाने पर प्रोडक्टिविटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा, तो ऐसा लगता है हम लोग को कि प्रोडक्शन यदि बढ़ रहा है तो प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगा, लेकिन वो ज़रूरी नहीं है, प्रोडक्टिविटी घट भी सकता है। आप यहाँ पे देख रहे हैं ऑब्जेक्टिव आपसे यदि पूछा जाएगा कि प्रोडक्शन हम किसी कंपनी का किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का प्रोडक्टिविटी बढ़ा दे रहे हैं तो प्रोडक्शन बढ़ा दे रहे हैं तो प्रोडक्टिविटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा, तो प्रोडक्टिविटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा आपको ऑप्शन देगा, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर जाएगा, प्रोडक्टिविटी डिक्रीज करेगा, या दोनों हो सकता है ए और बी, और नन ऑफ दीज, 4 गो ऑप्शन देगा। तो आपको यहाँ पे क्या टिक आउट करना है, बोथ वाला, इंक्रीज भी कर सकता है डिक्रीज भी कर सकता है, वो डिपेंड आपके किस पे करेगा, इनपुट पे करेगा। तो हम लोग को ये आंख बंद करके ये मिस परसेप्शन बन जाता है, ऐसा सोच आदमी का बन जाता है कि प्रोडक्शन यदि बढ़ रहा है तो प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगा, लेकिन ये जरूरी नहीं है। आप न्यूमेरिकल से इसको समझ लिए हैं, इसीलिए न्यूमेरिकल बेसिकली बताया गया था कि ताकि आपके अंदर एक समझदारी खुद जनरेट हो कि किस तरह से हम लोग को काम करना है और कैसे रिलेट करना है टॉपिक को। ये आपको प्रोडक्टिविटी आज हम लोग पूरी तरह से समझ लिए हैं। इसके बाद अगले क्लास में जब हम लोग मिलेंगे तो प्रोडक्टिविटी और इफ़िशियंसी के बीच में क्या डिफरेंस है उसको हम लोग समझेंगे और उसके बाद फिर हम लोग आगे बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।